चैप्टर खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक चीज़ें नहीं समझ दिमाग चलेगा ना। जैसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद जो भी चैप्टर खत्म हो उसका पूरा जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप लोग लगाइए जरूर। उसी नाते आप उनको कहा गया जी घटना आज हम ग्रुप में आज डलवा देंगे, सर को दे देंगे। तो चैप्टर वाइज जो है जरूर सॉल्व किया कीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं, अभी एग्जाम भी आप लोगों का आने वाला होगा, पेपर वाइज जब जैसे चैप्टर खत्म हो उसका पूरा क्वेश्चन आप उससे क्या होगा जैसे समझे रहेंगे और उसके बाद जब फिर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, दिमाग भी चलेगा और वो चीज़ें स्थिर हो जाती हैं, वहाँ स्थिर हो जाएगी पढ़ जरूर क्वेश्चन। ऐसे पता भी चलेगा चीज़ें कहाँ समझ में आ रही है कहाँ नहीं समझ में आ रही है, वो जरूरी होता है। क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करें। और ये है कि ये भी होता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट भी करता है, इससे तो इसमें क्वेश्चन रिपीट करता है, जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जरूरी है चैप्टर वाइज जो भी है हर जैसे उसमें क्या नाम घटना चक्र में आप देखेंगे उसमें भी है, यूथ में भी है, सब में पेपर सॉल्व किया हुआ चैप्टर वाइज क्लियर का, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का, जो भी चैप्टर समाप्त हो उसको तुरंत आप सॉल्व करेंगे। आ जाए पानी पीने गया पानी पी क्या है कहाँ तक कल हुआ था मीठा जी कहाँ पढ़ा रहे थे मीठा जी कहाँ पानी पीने जाते बहुत लेट करते पानी पी के जाने से ज़्यादा क्रांतिकारी महिला थी और इन्होंने कहाँ पे क्या विदेशों में जो है विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया था, विदेशों में इन्होंने काम किया था। और ये जो है इन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है कल बताइए कल बताया कि क्या कहा जाता है? हाँ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है आप देखेंगे 1902 में ये कहाँ पर चली गई थी, ये भारत को छोड़ करके मतलब विदेश में चली गई। विदेश में मतलब जैसे जर्मनी, अमेरिका, जापान, वहाँ पर जा करके इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया था। मैडम भीखा जी कामा जो है भारत से बाहर जा करके 1902 में इनका जन्म कब होता है? 1861 ईस्वी में इनका जन्म जो है पारसी परिवार में महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने जो है भारत से बाहर जा करके काम किया और जापान, जर्मनी और अमेरिका। जर्मनी में जो है आप देखेंगे कि जर्मनी में एक शहर है स्टुटगार्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था। और वहीं पर जो है इनको जो है भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पर गई थी, ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टुटगार्ट गई थी। और वहीं पर इन्होंने प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा वहाँ पे लहराया था। और वो जो है उसका कलर जो है रेड, येलो और ग्रीन कलर में था। ये कलर याद रखिएगा, मतलब ये कभी कभी पूछ लेता है। पहला तिरंगा जो मतलब ये किया गया वो कब किया गया था, वही उसी समय जो है इन्होंने पहला 1907 में जो है
कांग्रेस जो समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन था, उसी में पहली बार तिरंगा फहराया था। पहली बार तिरंगे का प्रयोग नहीं, पहली बार तिरंगे का जो प्रयोग किया गया था वो यहीं पर किया गया था। ठीक, तो उसमें जो है ब्राह्मी लिपि में देखेंगे, उसमें क्या है, वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। उसमें वंदे मातरम, उसमें जो कलर था 3 कलर बताए और उसमें वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो इसके बाद जो है इन्होंने इनका जो है अपने से जो है 1800 आप देखेंगे 38-39 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, अपने से वृद्धावस्था में मरे। तो इनका जो मेन है आपका कि वही तिरंगा जो इन्होंने लहराया था स्टुअर्ट गार्ड में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन इनका बनता है। मैडम भीखा जिकामा का एक तो जो है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, जो इनकी उपाधि जो दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछता है इन्हें क्या उपाधि दी गई। इनकी उपाधि क्या थी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से ये जानी जाती थी। और इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड में जो है, जो किसका सम्मेलन चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन था, उसी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे और वहीं पर इन्होंने तिरंगा लहराया। अब इसी को जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये जानना आपको जरूरी है। ठीक, अब इसको ये जो झंडा बना था, इसकी डिजाइन कौन कौन किया था, जो तिरंगा झंडा ये लहराया गया था, इसको जो है आप देखेंगे सरदार सिंह राणा और जो है मैडम भीखा जिकामा, सरदार सिंह राणा और भीखा जिकामा दोनों ने जो मिल करके इसका जो है डिजाइन किया था इस झंडे का। हाँ क्या करेंगे, अच्छा पिंगली में कही है, उसमें दिया है क्या तिरंगे का जो ये डिजाइन। हाँ, तिरंगे का डिजाइन तो हम तो देखे उसमें ये लिखा है सरदार सिंह राणा और भीखा जिकामा ने किया था। इनका कौन कौन सा कलर था, हाँ हरा पीला और लाल, ये 3 कलर होता है। किस कलर में है, वही तीनों कलर है, दूसरा कलर नहीं। आप फिर से देखिएगा, कलर वही है, 3 कलर यही है, लाल में है, हरे में है और पीले में, मतलब येलो, ग्रीन और रेड, ये 3 कलर में है। और इसकी डिजाइन जो है की थी इन्होंने और जो है सरदार सिंह राणा। ऐसा किताबों में हम देख लेंगे एक बार फिर से। हाँ दिया है, अच्छा चलिए हम देख लेते हैं इसमें। और किताब में देखें कि नहीं, ऑनलाइन मत, मुझ पर विश्वास मत, ये बहुत सही किताब है। अच्छा ठीक, हम कल देख के हम बताएंगे, इसको देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे क्या करना है। फिर तो अब ये है, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। मैडम भीखा जिकामा, इसको ऐसे लिख लीजिए, मैडम भीखा जिकामा। इनको जो है लिखिए मैडम भीखा जिकामा, हेडिंग डाल लीजिए मैडम भीखा जिकामा। लिखिए भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी व मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, राष्ट्रीयता की महान पुजारी, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी व मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन, जैसी उपमा से विभूषित मैडम भीखा जिकामा, जैसी उपमा से विभूषित, जैसी उपमा से विभूषित, जैसी उपमा से विभूषित, उपमा से विभूषित भीखा जिकामा, भीखा जिकामा का जन्म 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में बम्बई में पारसी परिवार में हुआ था, पारसी परिवार में हुआ था, पारसी
परिवार में हुआ था। पारसी परिवार, वह एक क्रांतिकारी महिला थी, वह एक क्रांतिकारी महिला थी, वह एक क्रांतिकारी महिला थी, क्रांतिकारी महिला थी। उन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया। 1902 में भारत छोड़ दिया और भारत से बाहर जाकर भारत के बाहर लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। 1907 के जर्मनी, देखिए ऐसे 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर है, स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त को भारत का प्रथम करते हुए 22 अगस्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। झंडे में हरा पीला और लाल रंग के पट्टे बने थे। और वंदे मातरम देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य में लिखा हुआ था। वंदे मातरम झंडे के मध्य में लिखा हुआ था। यह झंडा सरदार सिंह राणा और मैडम भीखा जी कामा के साथ डिजाइन किया था। यह झंडा सरदार सिंह राणा ने भीखा जी कामा के साथ डिजाइन किया था। वृद्धावस्था में 1936 में बम्बई में इनकी मृत्यु हो गई। 1936 में बम्बई में इनकी मृत्यु हो गई। वृद्धावस्था में 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें मदर ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये तो लिखाए हैं, इन्हें मदर ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है।
मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, क्रांति की माँ कहा जाता है। अब देखिए, एक गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, इसको बस जान लीजिए, ये पूछ लेता है। ये जो है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर, वहाँ पर जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और ये किसके उसके किए थे? ये सोहन सिंह भकना थे। उन्हीं के द्वारा जो है ये सुझाव पर, सोहन सिंह भकना के सुझाव पर जो है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो ये स्थापना पूछता है कि कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका का है, वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? कि मतलब भारत से अंग्रेजों को भगाना, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से जो है उनका उद्देश्य था कि भारत से इनको वहाँ से भगाना, इनका ये उद्देश्य था। और इसका जो संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछेगा तो सोहन सिंह भकना, और स्थापना कौन कर रहे हैं? लाला हरदयाल। ठीक, इसमें ही लिखना है, लिख लीजिए गदर पार्टी, स्थापना लिखिए 1913 गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913, स्थान है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का शहर है। सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका का शहर है, यहीं पर गदर पार्टी की स्थापना हुई। संस्थापक लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। संस्थापक अध्यक्ष लिखिए, संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना, सरदार सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य लिखिए अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी लिखिए अंग्रेजी साम्राज्य को गदर द्वारा, अंग्रेजी साम्राज्य को गदर द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना, अंग्रेजी साम्राज्य को गदर द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना, और गणतंत्र की स्थापना करना। देखिए ये क्रांतिकारी जो पेज था, ये फर्स्ट पेज खत्म हो गया, 15 तक था, और उसमें जो विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी उनको खत्म कर दिया। अब आज से हम शुरू करेंगे गांधी पेज। गांधी पेज जो है यहाँ से शुरू होगा, महात्मा गांधी। गांधी पेज जो है ये सबसे कब तक है? 1919 से लेकर 1947, 1919 से लेकर के 1947 तक गांधी का फेज है। अब इसमें जो है हम पहले गांधी जी के बारे में कुछ जानेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जान लिया जाए, उसके बाद जो उनके आंदोलन हुए हैं उसको फिर हम लोग जानेंगे। गांधी फेज जो है ये 1919 से लेके, अब इसी बीच में जो है क्रांतिकारियों का द्वितीय फेज आएगा, जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, वो है 1922 से लेकर के 1930 तक की घटना, उसमें बीच में इसी में लिखा देंगे क्रांतिकारी द्वितीय फेज होते हैं। ठीक, तो और ये अब गांधी जी का जो है यहाँ से गांधी फेज शुरू हो जाता है। गांधी जी ने जो अपना आंदोलन किया है उसके बारे में, पहले गांधी जी के बारे में हम जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था बताइए? कस्तूरबा भी मारा है, माता का नाम बताइए? पुतलीबाई था। और पिता का नाम करमचंद गांधी, हाँ करमचंद गांधी जो थे ये पोरबंदर में जो है ये दीवान, जो गांधी के पिताजी थे करमचंद गांधी, ये कहाँ थे? पोरबंदर में ये दीवान के पद पर काम करते थे। और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इसके बाद इनका विवाह जो है 13 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी से
जो है इनका विवाह हुआ था और मात्र 13 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनका विवाह हो गया और इनसे जो है 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्र जो थे उनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदेव और रामदास। हरिलाल, मणिलाल, हरि और मणि है, इसके बाद रामदास है और रामदेव, रामदास और रामदेव, याद करना आसान है। हरिलाल, मणिलाल दोनों में लाल लगा है और रामदास और रामदेव, रामदास रामदेव, ये 4 पुत्र इनके थे। ठीक, ये 4 पुत्र थे और उन्होंने जो है जमुनालाल बजाज को अपने पुत्र के समान माना था, मतलब 5वां पुत्र के समान माने थे जमुनालाल बजाज गांधी जी। तो इन्होंने 5वां पुत्र के मतलब एक पद दिए थे, वहदा दिए थे कि हमारे पुत्र के समान में जमुनालाल बजाज। ठीक, अब इसके बाद फिर जो है आप देखेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा गुजरात में ही हुई थी और उसके बाद ये आप देखेंगे कि 1889 से लेकर के और 91 के बीच ये इंग्लैंड चले गए थे बैरिस्टरी करने के लिए। कहाँ चले गए थे? 1898 से लेकर के 91 तक इन्होंने ये कहाँ चले गए? बैरिस्टरी करने के लिए ये चले गए, कहाँ पर? इंग्लैंड चले गए। अब वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, जब बैरिस्टरी करने के बाद जब भारत लौटते हैं तब यहाँ पर क्या किए? अपनी प्रैक्टिस करना ये शुरू कर। गांधी जी जो है यहाँ पर जो है बैरिस्टरी करके आए थे और बैरिस्टरी करने के बाद यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, मतलब वकालत करना शुरू कर दिए। कहाँ पर? राजकोट में, बम्बई में ये अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। इसी बीच में जो है एक इनकी, अच्छा सुना नहीं दे रहा है, आगे आ जाइए, खाली है, आगे आ जाइए, बोल, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो जो है इसी बीच में कहाँ से बैरिस्टरी करके आते हैं ये इंग्लैंड से बैरिस्टरी करके आते हैं। सन याद रखिएगा, सन अभी किसी एग्जाम में अभी जल्दी ही सन पूछा है कि मतलब कब ये गए थे। 1800 मतलब 89 से लेकर के और 91 के बीच में इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टरी करने गए थे। गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। तो गांधी जी जो है बैरिस्टरी करने के लिए 1889 से लेकर के 91 के बीच 3 सालों के लिए बैरिस्टरी करके इंग्लैंड से आए और आ करके यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। अब यहाँ प्रैक्टिस किए और उसके बाद फिर जो है कहाँ किए थे? मतलब इनका जो क्षेत्र था राजकोट, बम्बई, यहाँ पे प्रैक्टिस किए। इसी बीच में उनको एक केस मिल जाता है, अफ्रीका का केस, और वो केस जो है किसका रहता है? व्यापारी जो रहते हैं, दादा अब्दुल्ला उनका नाम था। दादा अब्दुल्ला जो है अफ्रीका में व्यापार कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला जो थे वो अफ्रीका में व्यापार कर रहे थे और व्यापार में वहाँ पे कुछ मामला था, उसी को लेकर दादा अब्दुल्ला ने 1892 ईस्वी में इनसे कहा कि आप जो है ये हमारा केस देख लीजिए। ये तैयार हो जाते हैं गांधी जी और 1893 में ये अफ्रीका चले गए। तो देखिए एकदम सीक्वेंस से कहानी है पूरा एकदम, और क्वेश्चन भी इसमें से पूछता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका बना है जन्म से लेकर के और पूरा मतलब गांधी जी का जितना भी चीज़ें हैं उनको बताया जाएगा। तो आप देखेंगे कि इन्होंने बैरिस्टरी कब की, ये डेट याद रखिएगा, 1889 से लेकर के 91 तक 3 वर्ष तक था बैरिस्टरी किए। 1898 से 91 3 वर्ष तक बैरिस्टरी किए और वहाँ से आए। हाँ 89 1889 से 91, सॉरी 1889 से 91 तक इन्होंने बैरिस्टरी किया और जो है वहाँ से जब आए प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस करने के बाद इसी बीच में इनको एक केस मिल जाता है, दादा अब्दुल्ला नाम से एक केस मिल जाता है। वो कहाँ का केस रहता है? अफ्रीका का। अफ्रीका का केस देखने के लिए कहाँ जाते हैं? अफ्रीका में वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भारतीयों की जो वहाँ अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। जो है वहाँ पे काला और गोरों का जो बड़ा भेदभाव रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव था। और वहाँ पर क्या स्थिति थी, यहाँ से जो लोग गए थे कमाने के लिए वहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब यहाँ से ज़्यादातर मजदूरी का काम करने के लिए अफ्रीका में गए थे। बड़े लोग अभी नहीं गए थे वहाँ पर। भाई अफ्रीका में कोई बहुत बड़ा समृद्ध देश थोड़ी था उसमें समृद्ध देश नहीं था। वो बागानों में काम करने के लिए और व्यापार, मतलब कुछ लोग छोटे मोटे व्यापारी भी वहाँ गए थे और जो है ज़्यादातर मजदूर वर्ग वहाँ पे थे। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो स्थिति अफ्रीका में बड़ी दयनीय थी। वहाँ पे उनको 3-3 पाउंड का कर लगाया गया था। इसके बाद फिर जो है उनके लिए जो है एक
मतलब एक क्या नाम है, जो विवाह वहाँ पे करना था वो जो है ईसाई उससे करना था। अगर ईसाइयत से जो ईसाई धर्म की तरह अगर नहीं करेंगे तो माना ही नहीं जाता था, वो उस विवाह को वैध माना ही नहीं जाता था, अवैध मान लिया जाता था। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें थी, तो वहाँ भारतीयों की स्थिति बड़ी दयनीय। अब इसी बीच में जो है ये जो है एक यात्रा करते हैं, और यात्रा करते समय देखेंगे कहाँ से कहाँ तक की यात्रा इन्होंने किया था। इन्होंने जो है ट्रेन से यात्रा किया था, और वो यात्रा थी डरबन से लेकर पिटोरिया तक। डरबन से लेकर पिटोरिया तक उन्होंने एक ट्रेन में यात्रा किया, और उस यात्रा में आप देखेंगे डरबन से पिटोरिया के बीच में वो जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें बैठकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। फर्स्ट क्लास जो होता है ट्रेन का, उस डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे डरबन से पिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। डरबन से पिटोरिया, डरबन से पिटोरिया जो है ये यात्रा कर रहे थे, और इसी के बीच में एक स्टेशन पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से एक स्टेशन पड़ता है, और सेंट पीटर्सबर्ग में क्या होता है कि जब ट्रेन सेंट पीटर्सबर्ग में रुकती है तो उसी समय जो है क्या होता है कि एक अंग्रेज उस ट्रेन में चढ़ता है, उस फर्स्ट बोगी में जो फर्स्ट क्लास की बोगी थी, और वहाँ का नियम था कि कोई मतलब काला व्यक्ति जो है गोरे के साथ नहीं बैठ सकता, फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता है। तो जब अंग्रेज ने देखा कि कोई काला व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, तब उसने क्या किया, तुरंत पुलिस को बुलाया, और इनको जो है धक्का दे करके सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको धक्का देके उतार दिया। गांधी जी के लिए यह दिन जो है मतलब बहुत बड़ा दिन माने अपने आप को, मतलब ऐसी घटना इनके साथ घट गई। इन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो हम खत्म करके यही अफ्रीका में ही जाएंगे। तो ये स्टेशन का नाम याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग में उतारा गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेता है इस स्टेशन पर यात्रा कहाँ से कहाँ तक किए थे? डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा किए थे, और स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको जब उतार दिया जाता है, तब इसको ले करके उनके मन में ये जो है पूरा कि मतलब इस तरह से वो किया गया, भाई सबको स्वतंत्रता है कहीं जाने आने को, पैसा आप भी दे रहे हैं, पैसा मैं भी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं काला गोरा की। तो वहाँ पे ऐसे भेद थे, अब क्या किया जाएगा, और वहाँ पे रूल बनाए गए थे। तब इसी रूल को तोड़ने के लिए वहीं से इसी समय से वहाँ पर जो है अपना वो सत्याग्रह जो है सत्य के लिए आग्रह शुरू कर दिए। जो सत्याग्रह चलाए अहिंसा के मतलब हिंसा ना करते हुए जो है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह इन्होंने वहीं से अफ्रीका से ही शुरू कर दिया। फिर अफ्रीका में कुछ जो स्थापनाएं किया था इन्होंने, जैसे कि 1894 नटाल कांग्रेस जो था, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना वहाँ पर किया था। कब किए थे? 1894। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, और यहीं पर आप देखेंगे इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना अफ्रीका में, टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना यहीं पर की है। तो इसकी स्थापना नटाल इंडिया कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म, और ये जो है रस्किन और टॉलस्टॉय के विचारों से भी प्रभावित थे। ये वहाँ के विचारक थे रस्किन और टॉलस्टॉय, उनकी किताबों को पढ़ करके उनके विचारों से प्रभावित थे। कौन कौन थे? रस्किन और टॉलस्टॉय के विचारों से ये प्रभावित थे। और फिर 1904 में वहीं पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना वहीं पर किए थे। तो ये सब जरूरी ये पूछ लेता कि कब किए फिनिक्स आश्रम की स्थापना? 1904 में अफ्रीका में। और फिर इसकी स्थापना 1894 नटाल इंडिया कांग्रेस की। वहीं पर एक पत्र इन्होंने जारी किया था, और यह जो है इंडियन जो है ओपिनियन नाम से एक पत्र, जो इंडियन ओपिनियन था वो अफ्रीका में ही चलाए थे। ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन जो पत्र इनका था वो कहाँ पर चलाए थे? वो वहीं पर अफ्रीका में ही चलाए थे। तो वहाँ पे जो संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं, नटाल इंडिया कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, और जो है कौन सा पत्र था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र था, जो उसकी स्थापना वहाँ पर उन्होंने किया।
अब इसके बाद देखेंगे इनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वह जो है वहाँ सक्सेस हुआ और वहाँ पर देखेंगे जो 3 पाउंड का कर लगा हुआ था वो समाप्त कर दिया गया। अब जो है उतना पैसा भारतीय जो मजदूर की कमाई नहीं पाते थे उतना कर कहाँ से देंगे, वो कर भी नहीं दे सकते। इसके बाद जो विवाह के लिए जो वैध मान लिया गया था कि मतलब क्रिश्चियन के रीति रिवाजों से होगा तभी वहाँ वैध माना जाता था, तो फिर जो है वहाँ की सरकार ने नियम को तोड़ दिया और वहाँ पे कहा कि जो भारतीय रीति रिवाज है उसे आप कर सकते हैं और कर को भी जो है कम कर दिया। जो कर वहाँ पे लिया जाता था भारतीय मजदूरों से उसको भी कम कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी और इसके बाद जो है जो भी वहाँ पे काला घोड़ा वाली समस्या थी पूरा वो समाप्त हो गई। फिर वहाँ से वो 15 में भारत लौटे, वहाँ से 15 में भारत लौटे और भारत में उनकी मुलाकात किससे हुई? गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे और उन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अभी जो है 1-1.5 साल अभी राजनीति में मत आइए और अभी आप भारत को पूरा देखिए, समझिए। भारत को जब आप पूरा घूमेंगे टहलेंगे और पहले वहाँ के लोगों को समझिए तब आप राजनीति में आएंगे। तब ये जो है तब गांधी जी कैसे भाई सबसे बड़े राजनीतिक क्या है कि मतलब सबसे जन नेता माने जाते हैं। वो जन नेता है, वो हर काम जनता के द्वारा करते थे। मतलब देखिए जहाँ भी हड़ताल पे बैठते 10 लोगों को लेकर के बैठते वो जनता से जुड़े हुए। जैसे मोदी जी क्या है जनता से जुड़े हुए जन नेता है, ये लोग जन नेता तो जनता के द्वारा जो है ये किए। तो इन्होंने क्या किया पहले जब देखे जब गए वहाँ पे टहले गाँव में स्थिति देखे कि लोग जो है कपड़ा भी नहीं पहने हैं, उसके पास कपड़ा ही नहीं कुछ लोग पहने हैं, तो वहीं पर जो है अपना भाई ये भी इंग्लैंड से पढ़े हुए थे बैरिस्ट्री करके आए थे सूट खाली, इन्होंने वहीं पर उतार दिया कपड़ा और कहा कि जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे और जनता से अभी गाँव में जाइए आप और आप सूट बूट पहन के चले जाइए तो जनता नहीं जुड़ेगी, लेकिन उन्हीं की तरह आप कपड़ा उपड़ा पहन के जाएंगे तो क्या होगी गाँव के लोग आपके पास आएंगे, थोड़ा सा खुले होते हैं गाँव तो क्या है कि वो जुड़ जाएंगे आपसे। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हीं के स्तर से हम जब तो वहीं पर जो है एक धोती ऐसे उसमें लपेट लिए और आधा कंधे पे रखी, तभी से वो अपना जो है क्या है उसी वस्त्र में वो रहने लगे। वो मेन उनका कॉन्सेप्ट यही था कि लोग जुड़े मतलब भागे नहीं देख करके। क्या होता है कि पहले अब समय हो गया हम लोग बदल गए ना, पहले क्या था कि एक बार पुलिस का हरन बच जाए पूरा गाँव खा गया, मतलब ये कंडीशन हो गई, मतलब बहुत स्थिति गड़बड़ थी और जनता जो है भागती थी डरती थी ना, बहुत वो था नहीं। तो इस नाते और अब जा करके भाई अब जमाना एडवांस हो गया, जानकारी हो गई, एक तो संचार का युग है, हर चीज़ जहाँ है हर चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं जान रहे हैं। कोई भी घटना वेलकम हो रही तभी आपको पता चले कि आज अमेरिका में ऐसी घटना हो गई। तो संचार का युग भाई आ गया ये, तो इससे सब चीज़ें। लेकिन अब पहले युग ऐसा नहीं, गांधी जी ने जो है जैसे जनता थी उस हिसाब से अपने को ढाला और जो है उसी अभी देखिए क्वेश्चन अभी पूछा था कि गांधी जी ने लंगोटी, बताइए ये सब क्वेश्चन कहाँ से कैसे लंगोटी कब बंद होती? लंगोटी वाला नहीं, वो कॉन्सेप्ट वही धोती वाला उसने लंगोटी को डाला। अभी जो हुआ था एग्जाम में पेट का उसमें पूछा था ये, हाँ तो वही है उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन अब वो उसमें लंगोटी दे दिया था, लेकिन क्या था उसमें वो धोती पहनना वाला कॉन्सेप्ट था उन्होंने किया था। ठीक, तब इसके बाद यहाँ तक था गांधी जी का जो है। अब इसके बाद जो है पहला इनका आंदोलन जो शुरू होता है वो चंपारण आंदोलन, चंपारण जो है 1917 में शुरू किए थे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए गांधी जी के बारे में, बता दें फिर से कि क्या समझ गए ना, इसको बताना नहीं रहते। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऐसा था एक बार नोट कर लेंगे तो फिर पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। लिख लीजिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बेसिक जान लीजिए, पहले लिख लीजिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। हाँ स्लो आ रही है, अच्छा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अब आ रही है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम
पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर रियासत में दीवान के पद पर थे। जो पोरबंदर रियासत में दीवान के पद पर थे। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास 4 पुत्र थे। जमुनालाल बजाज को गांधी जी ने जमुनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। जमुनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र के रूप में उपाधि प्रदान की थी। पांचवें पुत्र के रूप में उपाधि प्रदान की थी। भारत की शिक्षा के बाद गांधी जी गांधी जी 3 वर्ष 1889 से 91 तक 1889 से 91 तक इंग्लैंड में रहकर बैरिस्टरी की शिक्षा ग्रहण की। और भारत लौटकर राजकोट और बम्बई में वकालत की। राजकोट और बम्बई में वकालत की। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा देखने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका गए और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कट व्यवहार का अनुभव हुआ। भारतीयों के साथ कट व्यवहार का अनुभव हुआ। कट व्यवहार मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। भारतीयों को अच्छा व्यवहार वहाँ पे नहीं किया जा रहा था। भेदभाव की वहाँ पे काला गोरा इस तरह से भेदभाव किया जा रहा था वहाँ पे। लिखिए आगे, गांधी जी जब आगे अगले पैराग्राफ से लिखिएगा। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे,
डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा प्रथम श्रेणी, रेलवे की प्रथम श्रेणी में कर रहे थे। ऐसे लिखिए, रेलवे की प्रथम श्रेणी में कर रहे थे। रेलवे की प्रथम श्रेणी में कर रहे थे। तब मॉरिट्सबर्ग स्टेशन, मॉरिट्सबर्ग स्टेशन, मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर पीटर्सबर्ग कहीं से हाँ मॉरिट्सबर्ग क्या पीटर्सबर्ग कहीं मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक घोड़ा उस डिब्बे में चढ़ा। मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर जो है एक घोड़ा उनके डिब्बे में चढ़ा और उसने स्थानीय पुलिस के द्वारा गांधी जी को स्थानीय पुलिस के द्वारा धक्का देकर बाहर उतार दिया गया। पुलिस के द्वारा धक्का देकर ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के साथ काले लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। फिर गांधी जी की यह यात्रा उनके जीवन में एक नई दिशा थी। उनके जीवन को एक नई दिशा दी। गांधी जी की यह यात्रा अनुमति नहीं थी। इसके बाद लिखिए, गांधी जी की यह यात्रा उनके जीवन को एक नई दिशा दी। फिर लिखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल में लिखा है 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद देखिए, इसका सन नहीं, बस वही सन जाएगा। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। फिर इसके बाद लिखिए, रस्किन और टॉलस्टॉय की ग्रंथों को पढ़ा। रस्किन और टॉलस्टॉय की ग्रंथों को पढ़ा और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किससे इनको प्रेरणा प्राप्त हुई थी, किसकी किताबों से पढ़ करके गांधी जी को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रस्किन और टॉलस्टॉय के ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा था और उन ग्रंथों से पढ़ करके उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम, ये लिखा है फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना। उनके आंदोलनों से, फिर आगे लिखिए,
उनके आंदोलनों से दक्षिण अफ्रीका सरकार ने उनके आंदोलनों से दक्षिण अफ्रीका सरकार ने कई काले कानूनों को रद्द कर दिया। कई काले कानूनों को रद्द कर दिया। कई काले कानूनों को रद्द कर दिया। यह गांधी जी और उनके अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन की पहली महान सफलता थी। गांधी जी और उनके अहिंसक सत्याग्रह की पहली महान सफलता थी। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। गांधी जी 1915 में भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। जिन्हें उन्होंने अपना गुरु बना लिया। गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। गांधी जी ने उनको जो है अपना गुरु बना लिया। अच्छा, देखिए वो जो है कुछ उपाधियाँ दी गई थी, जैसे कि महात्मा की उपाधि कौन दिया था गांधी जी को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, जैसे पूछ रहे हैं जो नहीं जानेंगे उसको नोट कर लीजिएगा। महात्मा की, बापू कौन कहा था? नहीं, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने इनको बापू की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक, राष्ट्रपिता जो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद फिर पर्सन ऑफ द सेंचुरी ऑस्टिन ने, इसको नोट कर लीजिएगा। पर्सन ऑफ द सेंचुरी पर्सन ऑफ द सेंचुरी कौन कहा था? ऑस्टिन ने इनको पर्सन ऑफ द सेंचुरी कहा था। कैसरे हिंद की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेजों ने इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। और उसके बाद अर्धनंगा फकीर कौन था? चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर, ये जब 16वें सम्मेलन में गए थे और जो है जब अर्धनंगा फकीर मतलब उन्होंने कहा कि ये हाड़ मांस का व्यक्ति है और आधा धोती पहने हुए आधा लपेटे हुए एल्फिस्टन की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ये जो है ये पूरे इंग्लैंड को हिला के रखती है। मतलब डर रहे थे भाई, देखना चाह रहे थे गांधी कौन है। मतलब इतनी वो थी उनके द्वारा जो कार्य किए गए। भाई देखिए, एक कहीं एक डंडा नहीं उठाए थे, लेकिन उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी नीतियों के द्वारा पूरा अंग्रेज उनसे सहमा रहा। क्या था उनका मेन नीति? क्या थी? जनता को जोड़कर होते, जनता को लेकर होते, जनता के साथ जो भी मिलजुल कर काम किया। ठीक, वो जो है वहाँ पर चर्चिल ने जो है ये कहा, देखना चाह रहा था कि कौन है। तो उन्होंने कहा था कि मतलब कि जो है बिना
मतलब हाड़ मांस का व्यक्ति जो है आधा झोटी पहने हुए और लपेटे हुए एल्फिस्टन की सीढ़ियों पर पैदल चढ़ रहा है, मतलब चप्पल पर भी रहता है, तो वैसे नंगे पाँव चढ़ते हैं। मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, वही नंगा फकीर उनको कहे थे। ठीक, इसके बाद भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा गया है। भर्ती करने वाला एजेंट क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था कि जब जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है गांधी जी ने जो है अंग्रेजों का सहयोग किया था कि भारतीय जो सैनिक हैं वो जा करके अंग्रेजों का सहयोग करें। भारतीय उस समय चाह रहे थे कि अगर अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो हो सकता है इसके बाद हमको स्वतंत्रता दे दी जाए। इसी के नाते जो है इन्होंने भारतीय सैनिकों ने सहयोग किया था प्रथम वर्ल्ड वार में। काफ़ी मतलब कितने लोग जान भी गंवाए थे, भारतीय लोग उसमें जान गंवाए और जन धन की हानि हुई, लेकिन अंग्रेज कहा किए, कुछ नहीं किए थे। लेकिन ये गांधी जी भी, तो उसी में गांधी जी का ये था कि भाई करेंगे, कुछ जरूर करेंगे। इस नाते गांधी जी पर वो कर रहे थे कि लोगों को बता रहे थे कि जाइए आप लोग सेना में जाइए, उनके साथ जुड़िए। तो इसी में इनको जो है क्या कहा गया था? भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा गया। ये नहीं, मतलब ये सभी लोग कर रहे थे, ये कोई पर्टिकुलर एक नहीं था, पर्टिकुलर किसी के व्यक्ति के नाम से नहीं था। ये सब जब मतलब विरोध कर रहे थे वो भारतीय क्रांतिकारी थे, हाँ। कह रहे थे कि भर्ती मत करवाइए। हाँ, तो सर उसके पीछे भारतीय नहीं था क्रांतिकारी। अच्छा, नाम तो नहीं, लेकिन ये है कि सभी पर्टिकुलर जो है ये जो क्रांतिकारी के सभी लोग कहते थे कि ये जो है भर्ती करने वाले जो है एक एजेंट के रूप में, हाँ, एक एजेंट के रूप में है। क्योंकि जब वर्ल्ड वार वही चल रहा था उसी में जो है भाई सैनिकों को इनका ये था कि किसी तरह से जो है हो सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है अगर हम लोग इनकी सहायता करेंगे तो हमको स्वतंत्रता दे दें। लोग जो उदारवादी थे, गांधी जी थे, इनके मन में यही था, लेकिन क्या होता है कुछ करते नहीं आगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको जानते रहिएगा। ठीक, और इसके बाद फिर हमारी उनका पहला जो है कौन सा वो है, पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पहला आ जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कहाँ की घटना है ये? बिहार की घटना है। देखिए ये चंपारण सत्याग्रह क्या था, पहले इसको जान लीजिए। कारण क्या था कि चंपारण सत्याग्रह वहाँ पर हुआ? कारण ये था कि वहाँ पे जो है नील की खेती का मामला था। वहाँ पे नील की खेती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि 3/22 जो है 22 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य वहाँ पे अंग्रेज कर दिए। जो चंपारण का क्षेत्र था तो हाँ 3/20 भाग में, सॉरी 3/20 भाग में। और उसी को क्या कहा गया? तिलकठिया आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि 3/20 भाग में जो है ये खेती करना अनिवार्य कर दिया। और ये भी था कि जहाँ पर जो नील की खेती होती थी, जैसे भारत का एटमॉस्फेयर नहीं है नील की खेती के लिए, तो यहाँ पे जो है वहाँ जहाँ नील बोया जाता था वो खेती क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। और बंजर हो जाती थी उससे क्या था, हर किसानों को 3/20 भाग पर खेती करनी थी, ऐसा नियम उन्होंने बनाया था 3/20। और इसी को 3/20 भाग को तिलकठिया आंदोलन के नाम से भी इसको जाना गया, चंपारण सत्याग्रह को। और इसी में क्या होता है कि जब ये नियम लग जाता है, इसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है कि कहाँ पे जर्मनी में ऐसी एक घटना होती है कि वहाँ पर क्या हुआ कि रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। वहाँ पे रंगों की उत्पत्ति हो गई, जो आर्टिफिशियल जो रंग होते हैं उनकी वहाँ पर जो है आविष्कार हो गया। अब इससे क्या हुआ, जब आर्टिफिशियल रंग का आविष्कार जब हो गया तब इसका कोई काम ही नहीं था। तो क्या हुआ, नीलहे जो नील उद्योग खोले हुए थे वो अपना धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिए। अब इससे किसानों को भी लगा कि चलिए अब ये हमको फ़ायदा मिल जाएगा और बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके बदले जो इन्होंने जो बनाया हुआ था नियम कि मतलब इसको ख़त्म करने के बदले में उन्होंने और क्या, कर को बढ़ा दिया। कर जो है बढ़ा दिया, कर को और बढ़ा दिया। अब कर बढ़ाने से जो है और इसकी भाई उतना पैसा ये लोग दे ही नहीं पा रहे थे। अनुबंध तोड़ना जो था कि मतलब 3/20 भाग में जो खेती करनी थी उसके अनुबंध तोड़ने के बदले में क्या किया इन्होंने ये किया कि जो है कर को बढ़ा दिया। मतलब वहाँ जो लगान ली जाती थी उसको बढ़ा दिया। अब लगान बढ़ने से इनकी स्थिति और ख़राब हो गई। तब जो है जब ये मामला और ज़्यादा बढ़ते गया तब जो है चंपारण में ही तो कौन थे, राजकुमार शुक्ल उस समय चल रहा था लखनऊ में। कौन सा वो चल रहा था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो चल रहा था, उसी में जो है राजकुमार शुक्ल जाते हैं और गांधी जी से वहाँ पे मुलाकात होती है।
कुछ किताबों में कहा गया कि ये बाल गंगाधर तिलक से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने वहाँ कहा कि नहीं, गांधी जी से मिले। लेकिन जो मेन वो है, ये गए थे गांधी जी से मिले। ठीक, गांधी जी से मिले, बातचीत हुई, गांधी जी तैयार हो गए वहाँ से आने के लिए। अब वहाँ से फिर जो है लखनऊ में जो है इनसे बात होती है, और उसके बाद गांधी जी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है इसके लिए जो है एक आयोग गठित किया जाता है। यहाँ पर आयोग गठित किया जाता है और गांधी जी भी इसके मेंबर बनाए जाते हैं। मतलब जो इस पे नील विद्रोह जो हो रहा था, भाई नील की खेती को तो बंद कर दिया गया। अमेरिका में जब वहाँ वहाँ पे जर्मनी में जो है आप देखेंगे कॉस्मेटिक जब रंग आ गया तो उसको बंद कर दिया गया नील की खेती। अब उसके बदले में इनको चाहिए था कि भाई जब बंद हो गया तो इनको भाई स्वतंत्र कर दिया जाए, अपनी खेती करें। मेन चीज़ था धान गेहूँ चावल यही होता था, इसी से खाना था, इसको इस पर भी रोक लगा दिए थे। तो क्या था कि जब नहीं किए तो उन पर ये दबाव लगाने लगे और एक्स्ट्रा पैसा करने के लिए कर बढ़ा दिए। तो इसी पर रोक के लिए जो है उन्होंने चंपारण में जो है राजकुमार उनसे बात की, गांधी जी आए, और गांधी जी के कहने पर जो है पहले तो गांधी जी को यहाँ पे जो चंपारण में आने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर यहाँ पे जो है गांधी जी ने कहा हम जाएंगे नहीं, यहीं पर जो है हम जो सत्य के लिए आग्रह करेंगे हम, और सत्याग्रह करेंगे और जाएंगे नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद जब समझ जाते हैं कि गांधी मानेंगे नहीं, तब एक आयोग बनाया जाता है और गांधी जी भी उस आयोग के सदस्य रहते हैं। अब गांधी जी जब सदस्य रहते हैं तो गांधी जी जो आयोग के अध्यक्ष रहते हैं और सदस्य रहते हैं, उनको समझा ले जाते हैं कि चीज़ यही है। और जो है मतलब उनका मेन जो मोटो था कि जो चंपारण में जो नील की खेती हो रही थी 3/20 भाग पर, उसको जो है उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया। और बंद करने के बाद भाई इतना एक्स्ट्रा कर क्यों लगा थे, इसी को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं किसान। तो वो भी समझ गए और उसको जो है मना कर दिया। और कितना परसेंट वहाँ पे कर दिया गया था, 25%। 25% जो है जो भी कर इन्होंने कहा था उसका 25% इन्होंने वापस कर दिया। 25% वापस कर दिया। तो इससे जो होगा क्या हुआ कि दोनों लोग मान गए, और फिर यहीं पर जो है चंपारण सत्याग्रह जो है यहीं पे समाप्त कर दिया गया। और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह जो है पहला होगा। अभी इसमें दूसरे में जो आप जाएंगे तो अब दूसरा कौन सा आएगा इसके बाद? हाँ, अहमदाबाद के बाद फिर खेड़ा। ठीक, इसको लिख लीजिए ऐसे, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया। चंपारण में किया। कारण लिख लीजिए, कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह का कारण? इसमें किसानों की जमीनों पर किसानों की जमीनों पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना। किसानों की जमीनों पर 3/20 भाग पर जमीनों पर 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर ही बेचा जाता था। तथा नील उन मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचा भी जाता था। नील की खेती भी कराते थे, और ये भी जो कहते थे कि भाई जो हम दाम तय करेंगे वही आपको देना है, तय दामों पर ही देना जाता था। इस जो है इसको 3 कठिया पद्धति कहा गया। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। तभी जर्मनी में रासायनिक रंगों के आ जाने से
नील बाजार लगभग समाप्त हो गया। रासायनिक रंगों के आ जाने से नील बाजार लगभग समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया। इससे नील कारखाने बंद होने लगे। नील कारखाने भी बंद होने लगे, समाप्त कर दिया। इससे नील कारखाने भी बंद होने लगे, नील कारखाने भी बंद होने लगे। किसान नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किसान नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, इसका फायदा उठाया, इसका फायदा उठाया और अनुबंध से मुक्त करने के लिए, और अनुबंध से मुक्त करने के लिए इसका फायदा उठाया और अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों को बढ़ा दिया, और अन्य गैर कानूनी करों को बढ़ा दिया। तब चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में तब चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में गांधी जी से मिले और चंपारण आने का आग्रह किया, चंपारण आने का आग्रह किया। तब गांधी जी चंपारण पहुंचे। उनके सहयोगी को भी नाम लिख के पूछ लेता कभी, उनके सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई और इसके बाद मजरूल हक, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहर पारी, नरहर पारी, मजरूल हक, नरहर पारी, ब्रिज किशोर थे। इतने लोग जो है वहाँ पर उनके सहयोगी। कभी पूछ लेता है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन सहयोगी थे, तो इसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा, इनको जानना जरूरी है। ठीक, सहयोगी थे। सरकार ने जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जांच के लिए
एक आयोग गठित किया जिसके सदस्य गांधी जी थे, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल हो गए, गांधी जी आयोग को समझाने में सफल हो गए। आज समझाने में सफल हो गए, गठिया प्रणाली समाप्त हो गई, गठिया प्रणाली समाप्त हो गई। यूरोपीय मिल में किसानों को 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए। यूरोपीय मिलें जो थे वो किसानों को 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए। राजी हो गए। ठीक, इसके बाद फिर चंपारण के बाद फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या मामला था? अहमदाबाद में ये कब हुआ था? ये 18 वो 17 में है, ये 18 है। अहमदाबाद जो है ये मिल जो है मजदूर थे, उनकी समस्या थी, उनको लेकर के ये जो है हुआ था। इसमें आप देखेंगे कि अहमदाबाद जो 1918 में मिल मजदूरों में क्या हुआ था उस समय प्लेग बोनस को लेकर के मामला था। प्लेग बोनस को लेकर के जो है उन्होंने मांग की थी, जो वहाँ के मजदूर थे, मिल के मजदूर थे, उन्होंने प्लेग बोनस को लेकर के मांग की थी कि हमको बोनस दिया जाए। लेकिन वहाँ की सरकार जो है प्लेग बोनस नहीं दे रही थी, प्लेग बोनस नहीं दे रही थी। इसी को लेकर यहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया और जो है वहाँ की जो फैक्ट्री जो मालिक थे वो 20% देने के लिए तैयार थे, मतलब 20% देने के लिए तैयार थे। लेकिन जो मतलब वहाँ के मजदूर थे वो प्लेग बोनस 50% मांग रहे थे, 50% मांग रहे थे। गांधी जी के कहने पर जो है यह 35%, गांधी जी ने वहाँ पे आया और कहा कि जो है आप 35% मांगिए और जो है हड़ताल करना शुरू कर दीजिए। ऐसे नहीं देंगे लोग। आप जो है जब गांधी जी को बुलाया गया तो ये लोग 50% मांग रहे थे, वो 20% देने के लिए जो मालिक थे वो तैयार थे कि हम 20% प्लेग बोनस देंगे। मतलब वहाँ जो मिल थी उस समय जो 18 में प्लेग रोग फैला हुआ था, उसको लेकर के जो समस्याएं वहाँ पर थी। तो क्या होता है फैक्ट्री में भाई जब समस्याएं आ जाती हैं तो बोनस दिया जाता है। भाई रोज काम करने पर नहीं आ पाते हैं, घर में ट्रेजिडी हो गई है, नहीं हो पा रहा है, बंद है फैक्ट्री, तो उसमें क्या किया जाता है? बोनस दिया जाता है। बोनस का ही मामला था, प्लेग रोग हो गया था। उसमें देने के लिए जब ये लोग कहे तो 20% देने के लिए तैयार हुए। जो मालिक रहते थे सारा अम्बा भाई वहाँ के मालिक थे, मिल मालिक जो थे, कपड़ा मिल थी और उसी में जो है ये गांधी जी के मित्र भी थे। सारा भाई अम्बा जो थे ये मित्र भी थे इनके। लेकिन जब गांधी जी जब जाके जुड़ गए थे तो इनसे गुस्सा भी हो गया था, मतलब ये गांधी जी से संबंध इनका खराब हो गया था मिल मालिक को। तो जो है आप देखेंगे कि अब 20% देने के लिए तैयार थे, लेकिन 20% तब गांधी जी जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग 50% मांग कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि नहीं और आप 35% मांग करिए और हड़ताल पर बैठिए। तो गांधी जी जो है हड़ताल पर बैठ गए थे और यहीं पर जो है जब इन्होंने कहा, यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर जो है पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। अहमदाबाद में जो है भूख हड़ताल, इसे आमरण अनशन बोला जाता है। मतलब भूख हड़ताल जो है पहली बार अगर पूछेगा कहाँ पर किए थे गांधी जी तो यही अहमदाबाद। आ से हड़ताल, आ से जो है हड़ताल जो है आ से है इसमें ना अहमदाबाद, यहाँ पे यहीं पर जो है भूख हड़ताल किए थे। पहली बार जो है यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल किए थे अहमदाबाद में और उसी 35% की मांग को लेकर 35% इनको मजदूरों को दिया जाए। फिर बाद में सरकार ने ट्रिब्यूनल बनाया और ट्रिब्यूनल बना करके जो है फिर जो है इनको
65% 35% देने के लिए तैयार हो गई और यह मामला फिर जो है इनकी गांधी जी की इसमें भी जीत हुई। ठीक, तो ये भी मामला था। ये ऐसे जान के समझ के इसमें क्या मामला था, इसमें यही था कि मतलब प्लेग रोग हुआ था और प्लेग रोग होने के कारण जो है यहाँ पे जो प्लेग रोग के कारण यहाँ पे क्या माना जा रहा है, बोनस माना जा रहा है। बोनस को लेकर हुआ 20% देने के लिए कहे थे, लेकिन 20% 50% मांग रहे थे। तो गांधी जी ने कहा नहीं 35% पे मांग करिए, और जब देना 35% नहीं दे रहे थे तब ये जो है गांधी जी यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल आमरण अनशन किए थे और अहमदाबाद में ही, और यहाँ पर तब जाकर के अंग्रेज माने और ट्रिब्यूनल की बैठक पर बैठाई और उस पर निर्णय लिया गया कि 35% जो है इनको जो है बोनस दिया जाए। ठीक, पहले में जो है चंपारण में 25% है और इसमें जो है 35%। तो ये मामला था, इसको लिख लीजिए। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, लिखिए 1900, समय लिखिए 1918 गुजरात। कारण लिखिए प्लेग बोनस की मांग को लेकर, प्लेग कारण लिख लीजिए प्लेग बोनस की मांग को लेकर, प्लेग बोनस की मांग को लेकर कॉटन मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। कॉटन मिल मजदूर मतलब कॉटन का मतलब कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था, सूती कपड़ा। कॉटन मिल मजदूरों ने जो है हड़ताल कर दिया था। ये बोनस को लेकर के हड़ताल कर दिया था और उनकी मांगे 50% बोनस की थी। इनकी मांगे 50% बोनस की थी, लेकिन मिल मालिक 20% बोनस देने के लिए तैयार। 35% अभी गांधी जी आएंगे तक, 20% जो थे मिल मालिक जो है 20% देने के लिए तैयार। मिल मालिक 20% बोनस देने के लिए तैयार। तब गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने मिल मजदूरों से 35% बोनस मांगने को कहा। 35% बोनस मांगने को कहा। 35% मांगने को कहा। जब मिल मालिक ने 35% देने से इनकार कर दिया, जब मिल मालिक ने 35% बोनस देने से इनकार कर दिया, 35% बोनस देने से इनकार कर दिया, तो गांधी जी मजदूरों के साथ इनकार कर दिया। तब गांधी जी मजदूरों के साथ पहली बार भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब सरकार ने एक ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल बनाया, एक कमेटी, एक कमेटी समिति बनाई, ट्रिब्यूनल समिति बनाई जिसने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया।
जिसने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। 35% बोनस देने का फैसला किया। 35% बोनस देने का फैसला किया। ठीक। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका खेड़ा, और इसके बाद फिर आगे फिर ऐसे बढ़ेंगे इससे खिलाफत है। तो अब इसके बाद जो है करने देते कार्य, और ठीक चीज़ें आई क्लियर है सब, समझ में आ रहा है चीज़ें ना, समझ में आ रहा चीज़ें क्लियर हो रही है ना। हाँ, समझ में आना चाहिए चीज़ें। और इसको जो है जैसे पढ़ाया जाए उसका क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया कीजिए। ऐसे नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो मतलब नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन जरूर चैप्टर वाइज सब लोग ले लीजिए, और जो है उसको चैप्टर वाइज जो भी जिस विषय का पढ़ाया जाए उसका सॉल्व करिए। एग्जाम भी तो है दूसरे महीने में, तो आप अभी से तैयार रहेंगे। और किसी चीज़ को जब पढ़ाया जाता है तो आप क्वेश्चन जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिमाग आपका चलेगा वहाँ पर, और जब समझे रहेंगे ना तुरंत सॉल्व करेंगे तो फिर वो बैठ भी जाएगा क्वेश्चन। इससे ज़रूर आप कोशिश करिए जो घर पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक नहीं